मान लीजिए कि किसी ने लाखों रुपए खर्च करके बाजार का सबसे बेहतरीन एकदम लेटेस्ट 8K रेजोल्यूशन वाला टीवी खरीदा। अच्छा। हाँ, और उसकी स्क्रीन एकदम शानदार है, कलर्स बिल्कुल जीवंत है, लेकिन वो इंसान उस टीवी पर हर रोज सिर्फ पुराने ब्लैक एंड व्हाइट और धुंधले 144 पिक्सल वाले शो ही देखता है। अगर कोई सच में ऐसा कर रहा है तो ये सिर्फ तकनीक की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक तरह की ट्रेजेडी है। मतलब उस स्क्रीन में हर रंग, हर बारीक डिटेल दिखाने की क्षमता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। सुनने में ये कितना बेतुका लगता है ना, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो हम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल इसी तरह जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल सिस्टम है, हमारा दिमाग और हमारी आंखें। लेकिन हम अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही धुंधले, एक नीरस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारा विषय है ऑब्जर्वेशन की कला, यानी द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज हम साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च और आर्टिकल्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग के इस ऑटो पायलट मोड को बंद करके दुनिया को असल मायने में हाई डेफिनेशन या HD में देख सकते हैं। तो ठीक है, इसे गहराई से समझते हैं। इस विषय पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। हमारी रिसर्च का एक सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि सिर्फ देखने में और समझने में, यानी ऑब्जर्व करने में, एक बहुत गहरा फासला होता है। मतलब एक फर्क है दोनों में। बहुत बड़ा फर्क है। एक आम इंसान की आंखें खुली होती हैं, रोशनी आंखों के रेटिना पर पड़ती है, इमेज भी बनती है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। वो बस सामने मौजूद चीजों को देख रहा है, उन्हें डिकोड या प्रोसेस नहीं कर रहा। मुझे शर्लॉक होम्स का वो मशहूर डायलॉग याद आ रहा है कि आप देखते सब कुछ है पर आप ऑब्जर्व कुछ नहीं करते। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारी आंखें किसी वीडियो कैमरे की तरह काम करती हैं, जो सामने आने वाली हर चीज को हूबहू रिकॉर्ड कर रही हैं। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें बताती है कि ये सच नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारा दिमाग एक बहुत ही सख्त एडिटर की तरह काम करता है, जो करीब 99% विजुअल डेटा को अंदर पहुंचने से पहले डिलीट कर देता है। इसे समझने के लिए साइकोलॉजी का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है इनविजिबल गोरिल्ला। अरे हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, तो रिसर्चर्स ने लोगों को एक वीडियो दिखाया जिसमें 2 टीमें बास्केटबॉल खेल रही थी। दर्शकों को सिर्फ इतना टास्क दिया गया कि उन्हें एक खास टीम के पासेस गिनने हैं। और इसी वीडियो के बीच में एक इंसान गोरिल्ला का सूट पहनकर आता है, स्क्रीन के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी छाती पीटता है और फिर आराम से बाहर चला जाता है। जब मैंने इसके नतीजे पढ़े तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। आधा कमरा यानी करीब 50% लोग उस विशाल गोरिल्ला को देखने से चूक गए। वो गोरिल्ला ठीक उनकी आंखों के सामने था। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने गोरिल्ला नहीं देखा, वो इस बात पर बहस करने लगे कि वीडियो में कोई गोरिल्ला था ही नहीं। अच्छा। हाँ, इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में एक ही टास्क पर फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब उन दर्शकों का पूरा अटेंशन बास्केटबॉल के पास गिनने पर था, तो उनके दिमाग ने उस गोरिल्ला के विजुअल को गैर जरूरी मानकर फिल्टर आउट कर दिया। ये तो हम सबके साथ होता है। जैसे हम कई बार अपने हाथ में फोन पकड़कर पूरे घर में अपना फोन ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल, चश्मा सिर पर होता है और हम उसे खोज रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग उस वक्त किसी और सोच में उलझा होता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? इतना सारा डेटा डिलीट करने के पीछे लॉजिक क्या है? इसका सीधा सा जवाब है सर्वाइवल और एनर्जी। एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमारे शरीर की बहुत ज्यादा ऊर्जा, करीब 20% अकेले खर्च करता है। बाप रे, 20% सिर्फ दिमाग में? हाँ, अगर वो हर सेकंड, हर एक रंग, हर आवाज, हर मूवमेंट को पूरी तरह प्रोसेस करने लगे तो हम थककर गिर पड़ेंगे। इसलिए दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे जब हम रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं। एकदम सही। दिमाग कहता है यहाँ सब कुछ जाना पहचाना है, कोई खतरा नहीं है, और वो उस रास्ते को ऑटो पायलट पर डाल देता है। तो क्या हमारा दिमाग एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जो अपनी बैटरी बचाने के लिए बैकग्राउंड में चल रहे एप्स को, यानी हमारे आसपास की असली दुनिया को जबरदस्ती बंद कर देता है और फिर हमारी जिंदगी एकदम उबाऊ और रिपीट मोड पर चलने लगती है? ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। बैकग्राउंड एप्स बंद हो जाते हैं और अवेयरनेस की ब्राइटनेस कम हो जाती है। इस ऑटो पायलट को तोड़ने की पहली सीढ़ी है उस बैटरी सेवर मोड को मैनुअली बंद करना।
वो कैसे होगा? रोज के उसी पुराने रास्ते पर अगर हम एक दिन जानबूझकर ये तय करें कि आज मुझे किसी पेड़ का बदला हुआ रंग देखना है या किसी नई दुकान का बोर्ड खोजना है, तो हम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल दे रहे हैं। हम उसे बताते हैं कि ये जानकारी जरूरी है, इसे डिलीट मत करो। पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये बैटरी सेवर मोड बंद कैसे होगा? हमारी रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प ज़ेन फिलॉसफी का जिक्र है, शोशीन, जिसका मतलब है शुरुआती इंसान का दिमाग या बिगनर्स माइंड। हाँ, शोशीन का मतलब है दुनिया को एक बच्चे की नजर से देखना। जब एक बच्चा पहली बार किसी चींटी को देखता है तो वो उसे ऐसे घूरता है जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। एकदम खो जाता है उसमें। वो उसके चलने के तरीके को, उसकी स्पीड को, उसके छोटे से आकार को पूरी हैरानी से देखता है। मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। एक बच्चे के लिए चींटी नहीं हो सकती है, इसलिए वो उसे हैरानी से देखता है। पर प्रैक्टिकली सोचें, अगर ऑफिस में मेरा कोई कलीग है जिसे मैं पिछले 5 साल से जानती हूँ, उसकी हर आदत मुझे रटी हुई है, मैं उस इंसान के लिए शोशीन या खाली दिमाग कैसे ला सकती हूँ? मुझे तो उसके बारे में सब पता है। यही वो ट्रैप है जिसमें हम सब हंसते हैं, मुझे सब पता है वाली सोच। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। जब हम किसी इंसान या चीज पर एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, तो हम उसे ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं। मतलब हमने उसे एक बॉक्स में डाल दिया। हाँ, बड़े होने के बाद हमारे अंदर ये ईगो आ जाता है। ज़ेन दर्शन इसे खाली कप या एम्प्टी कप कहता है। अगर हमारा कप पहले से ही धारणा और पुरानी यादों से भरा है, तो उसमें आज की सच्चाई नहीं समा सकती। अच्छा, तो हो सकता है वो कलीग आज किसी नई परेशानी से गुजर रहा हो। बिल्कुल, या उसने अपना बात करने का तरीका बदला हो, पर क्योंकि हमने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया है, हम उस बदलाव को देख ही नहीं पाएंगे। यानी हमें हर इंसान और हर अनुभव को ऐसे देखना चाहिए जैसे हम उससे पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन आज के समय में हमारे दिमाग का कप सिर्फ धारणाओं से नहीं, बल्कि डिजिटल कचरे से भी भरा हुआ है। हमारी रिसर्च इस डिजिटल स्क्रीन के जहर पर बहुत फोकस करती है। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की। आज अगर कोई खूबसूरत सूर्यास्त होता है तो लोग उसे आंखों से महसूस करने के बजाय तुरंत अपनी जेब से फोन निकालते हैं और स्क्रीन के जरिए उसे देखने लगते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम असल में अपनी यादों की जिम्मेदारी आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स कर रहे हैं मतलब हम फोन पर निर्भर हो गए हैं। हाँ, हम अपने दिमाग से कह रहे हैं कि तुम्हें इस पल को गहराई से ऑब्जर्व करने या याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे फोन की गैलरी से सेव कर लेगी। इसका नतीजा ये होता है कि हम वर्तमान क्षण से पूरी तरह कट जाते हैं। ये तो बहुत डरावना है। आज के समय में किसी खूबसूरत नज़ारे के सामने अपने फोन को अपनी जेब में रखना और बस उस पल को बिना किसी फिल्टर के अपनी आंखों से देखना एक रेयर स्किल बन चुका है। और शायद यही वजह है कि आज हर कोई शिकायत करता है कि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। लोग कहते हैं ना, पता ही नहीं चला ये साल कैसे गुजर गया। टाइम परसेप्शन का ये पहलू बहुत दिलचस्प है। वक्त तेजी से इसलिए भागता है क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा कहीं और होता है, फोन पर, फ्यूचर की चिंताओं में या पास्ट की यादों में। तो अगर हम ध्यान दें तो क्या वक्त धीमा हो सकता है? न्यूरोसाइंस के मुताबिक बिल्कुल। जब हम किसी चीज को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा दिमाग 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे नए मेमोरी फ्रेम्स रिकॉर्ड करता है। जैसे सुबह की चाय के पहले घूंट के स्वाद पर फोकस करना। एकदम सही। ये चेहरे पर लगने वाली ठंडी हवा को महसूस करना। जब दिमाग के पास प्रोसेस करने के लिए ज्यादा डेटा होता है तो उसे लगता है कि वक्त धीमा हो गया है। अरे वाह, ये तो टाइम ट्रैवल जैसा है। मतलब अगर हम वर्तमान में रहें और चीजों को डिटेल में देखें तो हम असल में अपनी जिंदगी को लंबा महसूस कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने फोन जेब में रख लिया और हम वर्तमान में रहना सीख गए। अब आगे क्या? अब अगला कदम आता है, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो सबसे अहम हिस्सा होते हैं लोग। और लोगों को डिकोड करना एक बिल्कुल अलग ही विज्ञान है जिसे सिचुएशनल अवेयरनेस कहा जाता है। और यहीं पे ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा काम आता है। अक्सर जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उनके शब्दों पर होता है, लेकिन ह्यूमन कम्युनिकेशन पर हुई रिसर्च, खासकर मशहूर मेहराबियन रूल की अगर हम बात करें, हाँ, वो 90% वाला रूल, 93%, हाँ, वो रूल बताता है कि जब भावनाओं और एटीट्यूड की बात आती है तो हमारे 93% कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज और आवाज की टोन का रोल होता है। शब्द केवल 7% भूमिका निभाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। 93% नॉन वर्बल, यानी हम जिस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, यानी शब्द, वो बातचीत का सबसे छोटा हिस्सा है। हाँ,
लेकिन इसमें एक बारीकी है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। ये रूल फैक्ट्स या डेटा बताने पर लागू नहीं होता। अच्छा, कैसे? अगर मैं बता रहा हूं कि कल मीटिंग 10 बजे है तो वहां शब्द ही सब कुछ हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और मेरी आवाज में कोई उत्साह नहीं है, मेरी बाहें क्रॉस हैं, तो वहाँ शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल, वहां आप शब्दों पर नहीं बल्कि मेरे नॉन वर्बल सिग्नल्स पर भरोसा करेंगे। होंठ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शरीर का अवचेतन या सबकॉन्शियस मूवमेंट शायद ही कभी झूठ बोलता है। जैसे जूम कॉल्स पर अक्सर होता है, कोई इंसान मुस्कुराकर कह सकता है कि उसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए जो सिकुड़न आती है, जिसे हम माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं, वो असली कहानी बता देती है। एकदम सही पकड़ा। या फिर अगर हम किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं और उनके पैर दरवाजे की दिशा में मुड़े हुए हैं, तो भले ही वो इंसान कितने ही प्यार से बात कर रहा हो, उसका दिमाग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। और इसी से जुड़ा है सुनने की कला, यानी एक्टिव लिसनिंग का कॉन्सेप्ट। हमारी रिसर्च साफ कहती है कि ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वो सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। इसे रिएक्टिव लिसनिंग कहा गया है। जब कोई सिर्फ अपना जवाब तैयार करने के लिए सुन रहा होता है, तो वो सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, वो खुद को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो एक्टिव लिसनिंग क्या है फिर? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है शब्दों के पीछे छुपे हुए भावों को सुनना। क्या उस इंसान की आवाज में कोई घबराहट है? क्या उसके किसी खास शब्द के इस्तेमाल में कोई अनकही खुशी है जिसे वो जाहिर नहीं कर पा रहा? जो बात नहीं कही गई, उसे सुनना ही ऑब्जर्वेशन का सबसे ऊंचा स्तर है। लोगों को पढ़ने के अलावा माहौल को स्कैन करने पर भी बहुत जोर दिया गया है। जैसे FBI या CIA के एजेंट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस होती है। हाँ, वो बहुत कमाल की होती है। वो किसी भी रेस्टोरेंट या कमरे में घुसते ही सबसे पहले एग्जिट ढूंढते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा इंसान संभावित खतरा हो सकता है। इसे एक तरह का 360 डिग्री रडार कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक आम इंसान के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल क्यों? क्या एक जासूस की तरह हर कमरे में खतरे और एग्जिट के रास्ते ढूंढना हमें पैरानॉइड यानी डरा हुआ नहीं बना देगा? ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन हमें पैरानोया और अवेयरनेस के बीच का फर्क समझना होगा। पैरानोया एक इमोशनल स्टेट है जहां इंसान बिना किसी आधार के डरता है और घबराया रहता है। हर चीज से डरना। हाँ, दूसरी तरफ सिचुएशनल अवेयरनेस एक क्लिनिकल और शांत प्रक्रिया है। जब हम पहले से ही अपने माहौल के प्रति जागरूक होते हैं कि दरवाजा कहाँ है या भीड़ किस तरफ है, तो किसी आपात स्थिति में हमारा दिमाग फ्रीज नहीं होता। अच्छा, वो ब्लॉक नहीं होता। बिल्कुल, वो पैनिक मोड में जाने के बजाय सीधा एक्शन मोड में चला जाता है। ये हमें डराता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। अच्छा, तो ये डर नहीं बल्कि दिमाग की तैयारी है। अब जब हम लोगों को डिकोड करना और माहौल को स्कैन करना सीख जाते हैं, तो इस सारी बारीक जानकारी का हम क्या करें? हमारी रिसर्च का अगला हिस्सा बताता है कि असली गेम इन जानकारियों में पैटर्न खोजने और उन्हें याद रखने का है। दुनिया में हर चीज एक पैटर्न पर चलती है। ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न होते हैं, मार्केट्स के पैटर्न होते हैं। एक बेहतरीन ऑब्जर्वर हमेशा एनोमलीज यानी अनोखी चीजों की तलाश में रहता है। एनोमली मतलब जो चीज थोड़ी अलग हो? हाँ, एनोमली वो चीज है जो उस पैटर्न में फिट नहीं बैठती। जैसे भयंकर गर्मियों के मौसम में अगर किसी इंसान ने भारी विंटर जैकेट पहनी। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही लाउड एनोमली है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इस तरह की अनोखी चीजें पुलिस को क्राइम सॉल्व करने में मदद करती हैं, लेकिन ये सिर्फ जासूसों तक सीमित नहीं है, व्यापार में भी उतना ही जरूरी है। रिसर्च में इसे इनविजिबल नीडल या अदृश्य सुई कहा गया है। अदृश्य सुई, ये क्या होता है? हर इंडस्ट्री में ग्राहकों की कुछ छोटी छोटी परेशानियां होती हैं। वो सुइयां जो उन्हें चुभ रही हैं, लेकिन बड़ी कंपनियां उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। जो बिजनेसमैन उन छोटी छोटी डिटेल्स को, उन अदृश्य सुइयों को पकड़ लेता है, वही मार्केट में गेम चेंजर बनता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन छोटी छोटी बातों को हम याद कैसे रखें। हम तो ये भूल जाते हैं कि हमने सुबह नाश्ते में क्या खाया था। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ सबसे जीनियस लोगों की आदत अपनानी होगी। लियोनार्डो दा विंची और चार्ल्स डार्विन जैसे लोग हमेशा अपने साथ एक पॉकेट डायरी रखते थे। तो वो सब कुछ लिखते थे? हाँ, वो राह चलते लोगों के चेहरों के भाव, पत्तियों के अजीब पैटर्न, सब कुछ जर्नलिंग करते थे। जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हम अपने दिमाग को एक फिजिकल कमांड देते हैं कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित रखो। तो इस सब का असल मतलब क्या है?
अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो भीड़ में किसी एनोमली को खोजना। मैट्रिक्स फिल्म में उस हरे रंग के बहते हुए कोड के बीच कोई ग्लिच खोजने जैसा है, और जब आपको वो ग्लिच मिल जाए तो उसे नोट कर लीजिए। एकदम सही। लेकिन क्या बिना डायरी के हम अपनी याददाश्त तेज नहीं कर सकते? यहाँ मुझे माइंड पैलेस यानी मेमोरी पैलेस तकनीक बहुत फैसिनेटिंग लगी। माइंड पैलेस याददाश्त का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन विज्ञान है। रिसर्च स्पष्ट रूप से कहती है कि कमजोर याददाश्त जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ कमजोर ऑब्जर्वेशन होता है। अच्छा। हाँ, माइंड पैलेस तकनीक हमारे दिमाग के एवोल्यूशनरी डिजाइन का फायदा उठाती है। वो कैसे? हमारे शिकारी पूर्वजों को यही याद रखने की जरूरत नहीं थी कि गणित का फॉर्मूला क्या है। उन्हें ये याद रखना होता था कि किस जगह पर जहरीले जानवर हैं और किस जगह पर मीठे फल मिलते हैं। तो लोकेशन याद रखना जरूरी था। बिल्कुल, इसलिए हमारा दिमाग स्पेस और लोकेशन को बहुत आसानी से याद रखता है। माइंड पैलेस तकनीक में हम जानकारी को अपने घर जैसी किसी जानी पहचानी जगह के साथ जोड़कर विजुलाइज करते हैं। मान लीजिए दूध लाना याद रखना है, तो सिर्फ दूध शब्द याद नहीं रखना। नहीं, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे लिविंग रूम के सोफे पर एक बहुत बड़ी गाय बैठी है। हमारा दिमाग इस अजीबोगरीब और अनोखी विजुअल इमेज को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन किसी भी चीज को अपने माइंड पैलेस में रखने के लिए पहली शर्त यही है कि हमने उसे असल में ध्यान से देखा हो। अगर हम किसी इंसान का नाम सुनते ही भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मेमोरी खराब है। इसका मतलब है कि जब वो अपना नाम बता रहा था तब हम उसे ऑब्जर्व करने के बजाय ये सोच रहे थे कि मुझे आगे क्या बोलना है। बिल्कुल सही। और इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्जर्वेशन की ये कला सिर्फ एक मेंटल हैक या दिमागी कसरत नहीं है। इसका सबसे गहरा असर हमारे ह्यूमन कनेक्शन पर पड़ता है। हाँ, जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो ये थी कि गहरा ऑब्जर्वेशन हमारे अंदर सहानुभूति या एम्पैथी पैदा करता है। जब हम सिर्फ सतही तौर पर दुनिया को देखते हैं तो हम बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं कि वो इंसान बहुत गुस्सैल है या वो ड्राइवर बहुत रूड है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हम चीजों को उनके सही संदर्भ में देख पा रहे हैं? जब हम गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमें उस गुस्से के मुखौटे के पीछे का असल कारण दिखाई देने लगता है। मतलब कोई और इमोशन छिपा होता है। हाँ, हमें समझ आता है कि जो गुस्सा दिख रहा है वो शायद कोई गहरा डर है या कोई पुरानी इनसिक्योरिटी है जिसे वो इंसान छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब हम ये देख लेते हैं तो जजमेंट की जगह करुणा ले लेती है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं है, ये एक जागृत जीवन या अवेकेंड लाइफ जीने का तरीका है। जो लोग ध्यान से नहीं देखते वो बायोलॉजिकली तो जिंदा है, लेकिन असल में वो एक गहरी नींद में चल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उस 8K टीवी के सारे पिक्सल ऑन करें और उस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से बाहर निकलें। बिल्कुल, यही इस पूरी चर्चा का सार है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। अगर हमारी देखने और समझने की क्षमता ही हमारी पूरी दुनिया का निर्माण करती है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी ही जिंदगी के सबसे अहम पलों में शारीरिक रूप से मौजूद रहते हुए भी पूरी तरह से गायब थे? क्या ये मुमकिन है कि ऑब्जर्वेशन की कमी के कारण, ध्यान न देने के कारण हम अपने ही घर में और अपने ही करीबी लोगों के लिए अनजाने में एक अजनबी बन चुके हैं? इस सवाल के साथ अपने आसपास की दुनिया को देखिए और सच में देखना शुरू कीजिए।